दोस्तों नमस्कार, मैं अंजलि पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके टेक्निकल अड्डा चैनल पर। प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन को क्लिक करना है। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस तरह से पीएनपी ट्रांजिस्टर को बनाया जाता है। ठीक है, बस आपको ये जो तीर का सिंबल है ना, ये यदि अंदर की ओर है तो ये पीएनपी, और यदि तीर का सिंबल बाहर की ओर है तो एनपीएन लगा देना है। ठीक है, पीएनपी एनपीएन में यही एक चेंज है और कुछ नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल होता है, मीन्स स्टार कनेक्शन में जो न्यूट्रल है वो कैसा होता है। ऑप्शन है कभी कभी होता है न्यूट्रल, हमेशा होता है, या नहीं होता है, या ट्रांसफार्मर में नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये एक स्टार कनेक्शन बना हुआ है और ये डेल्टा कनेक्शन बना हुआ है। आप देख पा रहे होंगे कि स्टार कनेक्शन में आपको न्यूट्रल पॉइंट भी मिल रहा है। ठीक है, और डेल्टा कनेक्शन में न्यूट्रल पॉइंट नहीं है। तो कभी कभी बिल्कुल नहीं, हमेशा रहता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमेशा। स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल पॉइंट हमेशा होता है, का नहीं होता है तो हो ही नहीं सकता। और ट्रांसफार्मर में नहीं, तो ट्रांसफार्मर में भी न्यूट्रल कनेक्शन पाया जाता है, जैसा कि आप जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि सबसे अधिक पावर लॉस किस में होता है। ट्रांसमिशन लाइन में, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, जनरेशन में, या सब स्टेशन में। तो दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, जनरेशन में, सब स्टेशन में उतना लॉस नहीं होता जितना आपका ट्रांसमिशन लाइन में होता है। तो इसका आंसर होता है सबसे अधिक पावर लॉस ट्रांसमिशन लाइन में होता है। जैसा कि आप यहाँ पे चित्र डायग्राम भी देख रहे होंगे कि ये अपना स्विच यार्ड होता है, ये जो घर जैसा डिज़ाइन दिख रहा है वो अपना स्विच यार्ड होता है, और वहाँ से सीधे सप्लाई या से ग्रिड स्टेशन के लिए निकाल दी जाती। ये आपका टावर आपने देखा होगा, यहाँ से आपकी ट्रांसमिशन लाइन शुरू होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रिक बेल जो होती है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है। यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक बेल देख रहे होंगे, ये किस सिद्धांत पे कार्य करती है। हीटिंग एलिमेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, कैपेसिटिव, या इंडक्टिव। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत पे कार्य करती है इलेक्ट्रिक बेल। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये सप्लाई दिया गया, यहाँ से सप्लाई हमारी चलती है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो ये जो बेल बनी हुई है, ये यहाँ से सप्लाई, ये मैग्नेट काम करता है। ये स्ट्राइकर जो है बेल पे बार बार स्ट्राइक करता है, जिससे घंटी की आवाज़ आती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत पे कार्य करता। अब मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूँ जिसका हमको कमेंट करके आंसर बताना है कि प्रेस किस प्रभाव पे कार्य करता है। इलेक्ट्रिक प्रेस किस प्रभाव पे कार्य करता है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कार्बन ब्रश किस कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। कार्बन ब्रश का उपयोग किस कार्य के लिए होता है। इंसुलेशन के लिए, आर्मेचर से करंट लेने के लिए, वोल्टेज के लिए, या वाइंडिंग के लिए। दोस्तों, आप ऑप्शन से भी आंसर लगा सकते हो। कार्बन ब्रश, ये कार्बन ब्रश बने हुए हैं, यहाँ पे देख रहे होंगे। कभी ये चलते चलते ये घिस जाते हैं तो हमें नए कार्बन ब्रश लगाने पड़ते हैं। ठीक है, ग्रेफाइट के बने होते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। इसका जो राइट आंसर होता है आर्मेचर से, ऑप्शन बी, आर्मेचर से करंट को लेने के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थ रेजिस्टेंस की मानक सीमा, अर्थ रेजिस्टेंस की मानक सीमा कितनी होती है। ठीक है, आपने भी अर्थिंग के लिए रेजिस्टेंस चेक करने के लिए ओम मीटर का इस्तेमाल किया होगा, उसी को अर्थ रजिस्टर बोलते हैं। अब देखिए, ओम, 1 ओम से कम, 5 ओम से कम, 10 ओम से कम, या 15 ओम से कम। इसका जो राइट आप देख रहे होंगे 1.48 ओम दिख रहा है, यानी कि 5 ओम से कम। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला क्या है। सिंक्रोनस स्पीड पे जो मोटर चलती है उसे हम सिंक्रोनस मोटर के नाम से जानते हैं, है ना। सिंक्रोनस स्पीड का मतलब होता है रोटर की स्पीड। आप देखते होंगे कि जो हमारी मोटर होती है, हाँ, वहाँ पर 2 प्रकार की गति होती है। एक हमारी रोटर, मतलब कहना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की गति, और दूसरा हमारी रोटर की गति। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो गति होती है उसको सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं, मतलब एनएस।
उसे NS कहते हैं। जो रोटर की स्पीड होती है उसको NR बोला जाता है। NS माइनस NR/NS ये है स्लिप का फार्मूला। और 60 इंटू PF 120F/P या 2πF या भी इंटू आई। देखिए 4 ऑप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो NS इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड इक्वल टू 120 इंटू F अपॉन का P, ये हमारा फार्मूला होता है। जिसका राइट आंसर होगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, और जिसने भी बी आंसर दिया वो बिल्कुल अच्छा है, और जो नहीं दे पा रहे हैं उनको अभी तैयारी करने की बहुत ज़रूरत थी, वो हमारे पूरे वीडियो को ज़रूर देखिए। अगला प्रश्न है कैपेसिटर की एसआई यूनिट क्या? कंडेंसर, कैपेसिटर, संधारित्र बोलते हैं इनको। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे कैपेसिटर का ये मार्केट में इस तरह से मिलता है, हैवेल्स कंपनी का है। और ये कैपेसिटर के 3 सिंबल बने हुए, कोई भी सिंबल आपको पूछा जा सकता, ज़्यादातर ये वाला सिंबल हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। ओम होती है, ओम तो प्रतिरोध की होती है दोस्तों, तो ओम में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। हेनरी में हो सकता है कि आप हेनरी लगा के आए, बहुत से बच्चे लगा के आते हैं। वाट जो होती है दोस्तों वो शक्ति की इकाई होती है। और फेरेड, तो कैपेसिटर आप लोग माइक्रो फेरेड 3.15 या 2.5 का माइक्रो फेरेड का लेते हैं, तो इसलिए इसकी इकाई क्या हो गई? फेरेड हो गई। कैपेसिटर की इकाई फेरेड होती। ठीक है, और कैपेसिटर एक ही ऐसा डिवाइस है जो एसी को स्टोर करके रखता है। अगला प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न, एक अल्टरनेटर क्या कार्य करता है? आपने पढ़ा भी होगा अपनी क्लास में कि अल्टरनेटर क्या काम करता है ना। तो ये आप देख रहे होंगे अल्टरनेटर, यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक कपलिंग प्राइम मूवर का काम हमारा डीजल इंजन कर रहा है। कपलिंग के सॉफ्ट के माध्यम से आपका अल्टरनेटर घूमता है ना। तो देखते हैं क्या करता है। करंट को स्टोर करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, या डीसी करंट उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो देखिए यहाँ पर मिलती है मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ से क्या मिलती है? मैकेनिकल, और यहाँ से हमको मिलती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कहना चाहिए मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है कौन? मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है जनरेटर। और इसी को कन्वर्ट मतलब रिवर्स कर दिया जाए, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में मोटर चेंज करता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, बड़ा शानदार प्रश्न है, डीसी मोटर में कौन सा भाग घूमता है? डीसी मोटर में कौन सा भाग, प्रश्न जरूर पूछिएगा, एसी मोटर या डीसी मोटर, है ना। तो इनके दोनों के घूमने वाले भाग का नाम जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। स्टेटर, रोटर, आर्मेचर या पोल। तो देखिए एसी मोटर में जो घूमने वाला भाग होता है वो स्टेटर होता है, वो होता है स्टेटर। ठीक है, मगर डीसी मोटर में घूमने वाले भाग को आर्मेचर कहते हैं। ठीक है, ये आप आर्मेचर का फोटो भी देख रहे होंगे, इस तरह से आर्मेचर बना होगा। इसमें जो तार घुसेरी गई है यहाँ पे, उस तार को आर्मेचर वाइंडिंग बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, सीरीज मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता? पहली बात, ये दिख रहा होगा ऑप्शन में, पंखा है, मिक्सर है, ट्रांसफार्मर है, CFL। तो भैया ट्रांसफार्मर और CFL में मोटर कहाँ से आ जाएगी, खुद ही सोचना। पंखा में जो है परमानेंट कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होती है। ठीक है, या कहीं कहीं इंडक्शन मोटर भी अपन बोलते हैं सिंगल फेस में। मिक्सर जो है, मिक्सर वो उसमें एसी और डीसी पे चलने वाली मोटर भी इस्तेमाल होती है, उसे हम सीरीज मोटर भी कहते हैं एक प्रकार से, और यूनिवर्सल मोटर भी कहते हैं। ये बड़ी वाली सीरीज मोटर हो गई। ठीक है, तो कहना चाहिए कि छोटी सीरीज मोटर जो आती है वो मिक्सर में उपयोग होती है। ठीक है, और सीरीज मोटर की एक खासियत है कि उसकी आर्मेचर वाइंडिंग और सीरीज फील्ड वाइंडिंग दोनों श्रेणी में लगाई जाती है, ये ध्यान रखिएगा। और सीरीज मोटर का उपयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर अधिक स्टार्टिंग टॉर्क की ज़रूरत होती है, जैसे लिफ्ट हो गया, क्रेन हो गया, इंजन हो गया, ट्रेन का इंजन हो गया, है ना। ऐसी जगहों पर इस मोटर का ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, और साथ में मिक्सर में भी। दोस्तों इसमें इस प्रश्न में कहा गया है डायनेमो किसे कहते हैं? डायनेमो, है ना, एक प्रकार से छोटा जनरेटर उसको आप क्या कहते हैं? डायनेमो कहते हैं। हाँ,
ज़्यादातर बैटरी चार्जिंग में इसका उपयोग होता था पहले। बाइक, फोर व्हीलर वगैरह हो गया और बाइक वगैरह हो गया, इनमें डायनेमो का इस्तेमाल होता है। ये आजकल डीसी मोटर है और हमने इसको डायनेमो भी कह दिया है, क्योंकि इसके द्वारा हम यहाँ पर प्राइम मूवर लगा करके हम सप्लाई भी इससे प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन है डायनेमो का उपयोग ट्रांसफार्मर में होता है, मोटर में होता है, जनरेटर में होता है, या सॉरी डायनेमो किसे कहते हैं, ट्रांसफार्मर को, मोटर को, डीसी जनरेटर को, या कैपेसिटर को। दोस्तों इसको डीसी जनरेटर को कहा जाता है, ठीक है। डीसी जनरेटर को डायनेमो कहते हैं। और डायनेमो क्या है, एक प्रकार से मैकेनिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली मशीन। ये जो प्रश्न है रेक्टिफायर का कार्य क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है। रेक्टिफायर एक डायोड होता हो देखे होंगे और एक रेक्टिफायर नाम सुने होंगे, और हाफ वेव, फुल वेव आपने सुना होगा। इसमें कितने डायोड इस्तेमाल किए जाते हैं, और ब्रिज रेक्टिफायर भी आपने सुना होगा। तो डायोड क्या है, एसी को डीसी में, डायोड क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। और रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफायर भी दोस्तों एसी को डीसी में उपयोग करता है, मगर कई डायोडों को मिला करके हम रेक्टिफायर को बनाते हैं, ठीक है ना। अब रेक्टिफायर के प्रकार यदि पूछता है तो आप क्या बताएंगे, हाफ वेव, फुल वेव और ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, तो इसका आंसर आपने बता लिया होगा कि एसी को डीसी में चेंज करना रेक्टिफायर का काम होता है। डीसी को एसी में इन्वर्टर काम करता है, ठीक है। मोटर को नियंत्रित करने के लिए फील्ड डाइवर्टर का इस्तेमाल किया जाता है, और वोल्टेज घटाना ये रेक्टिफायर का काम नहीं है दोस्तों। ये देख रहे होंगे 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, मतलब बहुत ही जनरल प्रश्न है। यदि आप इसका आंसर दे पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं दे पा रहे हैं तो यहाँ से सीख लें। 100 वोल्ट, अरे भाई किलो वाट में वाट पूछा तो वोल्ट एम्पियर कहाँ से आ गया, एचपी कहाँ से आ गया, इसका तो वाट ही में आंसर होगा ना। जैसे मैंने कहा कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर, तो आंसर क्या आना चाहिए, मीटर ना। उसी प्रकार से किलो वाट में कितने वाट आना चाहिए, 1000 वाट। अब यहाँ पर देख रहे होंगे ये वाट मीटर, मतलब किलो वाट मीटर है, ज़्यादा लोड नापने है, तो 1000 वाट इक्वल टू 1 किलोवाट। यहाँ पर देख रहे होंगे एक सिंबल ऐसे बना हुआ है, इसका मतलब ये जो मीटर है इसे हमें वर्टिकल पोजीशन में रखना है। एक आप इस तरह से सिंबल देख रहे होंगे दोस्तों, इसका मतलब है कि ये है हमारा MC, मतलब मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। एक MI टाइप होता है और एक MC इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मैगर का उपयोग किया जाता है। मैगर, बिल्कुल आप लोगों ने देखा होगा, प्रतिरोध को नापने के लिए आपने मल्टीमीटर इस्तेमाल किया होगा, ओम मीटर इस्तेमाल किया होगा, बीट स्टोन ब्रिज इस्तेमाल किया होगा, साथ ही साथ आप मैगर भी इस्तेमाल किए होंगे। तो मैगर का उपयोग किया जाता है, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें समझना। करंट तो नहीं मेजर होती दोस्तों, पावर भी नहीं मेजर होती है, स्पीड भी नहीं मापना होता है, और ये इंसुलेशन टेस्टिंग में उपयोग होता है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये हैंडल बना हुआ है, इस हैंडल को बहुत तीव्र गति से घुमाया जाता है, तो यहाँ से हमको वोल्टेज प्राप्त होता है, ठीक है। इससे हमें इंसुलेशन का पता चलता है। नेक्स्ट प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण, स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। अब आपने एक ड्यूअल स्टार्टर देखा होगा, और एक स्टार डेल्टा स्टार्टर देखा होगा, और एक ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर ATS बोला जाता है उसको, है ना। तो ड्यूअल स्टार्टर का उपयोग ज़्यादातर 5 HP तक की मोटर के लिए इसका इस्तेमाल होता है ना। फिर स्टार डेल्टा आता है, वो 5 से 10 HP की तक की मोटर के लिए उपयोग होता है, और ATS का उपयोग 10 से ऊपर के लिए, है ना। तो इस प्रकार से इसका जो उपयोग होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर का मोटरों में किया जाता है, सोलर सिस्टम में नहीं, ट्रांसफार्मर में नहीं, टीवी में नहीं। कहाँ पर होता है दोस्तों, मोटर में। ये देखिए स्टार डेल्टा स्टार्टर लगा हुआ है और यहाँ पर लगी हुई मोटर, ठीक। एक मोटर की गति किससे नियंत्रित की जाती है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो आपने डायग्राम देख रहे हैं, इस मोटर का क्या नाम है, DC शंट मोटर, ठीक है। क्यों, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों एक दूसरे के पैरेलल में लगी, इसका नाम सीरीज मोटर है। अब ये वाले का नाम सीरीज मोटर है क्योंकि इसकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों एक दूसरे के श्रेणी में लगी हुई। लेकिन यहाँ पर इस स्पीड को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल रेजिस्टेंस लगाया गया है, यहाँ पर भी लगा है, यहाँ पर भी लगा। तो स्टार्टर से, फील्ड रेजिस्टेंस से, आर्मेचर वाइंडिंग से या ब्रश से,
तो दोस्तों फील्ड रेजिस्टेंस से एक मोटर की गति को नियंत्रित करते हैं। ये क्वेश्चन आई थिंक आपसे बना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से बना होगा। अगला प्रश्न है डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर है भैया, कम्यूटर नहीं, कम्यूटेटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? अब लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कम्यूटेटर का उपयोग किसके लिए करते हैं? वोल्टेज को बढ़ाना, एसी करंट को डीसी करंट में बदलने के लिए, करंट को बढ़ाने के लिए, स्पीड को करंट करने के लिए। तो देखिए, इसको मैकेनिकल रेक्टिफायर भी बोला जाता है, डीसी जनरेटर को एक मैकेनिकल रेक्टिफायर बोला जाता है ना। और कम्यूटेटर को, सॉरी जनरेटर को नहीं, कम्यूटेटर को, कम्यूटेटर में आपने देखा होगा कि कुछ इस तरह से, मतलब किसी भी डीसी मशीन के घूमने वाले भाग को आर्मेचर कहते हैं। और यहाँ पर कम्यूटेटर लगा होता है, एक कहना चाहिए यहाँ पर हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है। और जितनी भी आर्मेचर की तारें होती हैं ना, यहीं पर ब्रश राइजर के द्वारा कनेक्टेड होती है ना। और यहाँ पर कम्यूटेटर के सेगमेंट कटे होते हैं, जिसे कम्यूटेटर सेगमेंट बोला जाता है। कार्बन ब्रश भी यहीं पे लगाए जाते हैं। तो कम्यूटेटर एक प्रकार से रेक्टिफायर यानी एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। कौन? कम्यूटेटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आज का आखिरी प्रश्न है, इस मशीन का क्या नाम है? और इस मशीन का, ये अभी मैंने कुछ कम्यूटेटर के बारे में बात की जो मैं अभी बता देना चाहता हूँ, ये आपके कम्यूटेटर कहलाते हैं। ये जो कॉपर कस बने हैं ना, कॉपर के, तो हार्ड ड्रॉन कॉपर है। और ये ब्रश राइजर बने हुए, ये ब्रश राइजर है। ये जो पूरी सोल्डरिंग, जितने भी ये वाली वाइंडिंग है, यहीं पे आकर के सोल्डरिंग होती है, उस भाग का नाम है ब्रश राइजर, ठीक है। और ये है आपकी आर्मेचर की कोर, सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को मिला करके बनाया जाता है। ये कौन सा है, इस यंत्र का क्या नाम है, ये हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आपने पूरा वीडियो देखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, जिससे हम और भी वीडियो आपको जल्द से जल्द लाने की कोशिश कर दें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।